नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुमाऊं का चंद राजवंश। तो जो बच्चे चैनल में नहीं हैं मैं उनको बता, सीरीज़ जो है हमारी उत्तराखंड के इतिहास की चल रही है और ये कंटेंट जो हमने लिया है ये BS नेगी की बुक से लिया है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि BS नेगी की जो बुक है ये जो है एक अच्छा नोट्स का काम भी करती है। ठीक है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपके पास दिया हुआ होता है और एग्ज़ाम में जो है यहीं से आपके पास क्वेश्चन भी बनते हैं। और साथ ही जो है आपका प्रवक्ता का जो स्क्रीनिंग का पेपर है वो भी जो है 6 अप्रैल को होने वाला है। तो उसके लिए भी जो है आप अच्छे से जो है तैयारी कर सकते हैं और इसके लिए जो है आप हमारी क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही अगर आप जो है SI की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सीरीज़ है अब ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाएगी। तो आप जो है हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चंद साम्राज्य का उदय। तो चलो देखते हैं चंद साम्राज्य का उदय। तो चंद वंश की स्थापना चंपावत के राजबुंगा किले से हुई। क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि राजबुंगा किला किससे संबंधित है। तो ये है दोस्तों चंद वंश से। ठीक है, चंदों का मूल निवास प्रयाग में गंगा पार झूसी था। काली कुमाऊं चंपावत का उपनाम था। साथ ही चंद वंश के इतिहास स्रोत बालेश्वर मंदिर में कराचल देव के लेख, गोपेश्वर त्रिशूल लेख और वास्ते ताम्रपत्र आदि हैं। यानी कि चंद वंश की जो हमें जानकारी मिलती है वो बालेश्वर मंदिर में जो कराचल देव का लेख है, साथ ही गोपेश्वर त्रिशूल लेख और वास्ते ताम्रपत्र से मिलते हैं। मझेरा ताम्रपत्र से चंद और बम शासकों के संबंध का पता चलता है एवं वास्ते ताम्रपत्र मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित है। पावे ताम्रपत्र का संबंध चंद वंश विजय चंद से है। साथ ही मूनाकोट जो ताम्रपत्र है उसमें चंद शासकों के करों से संबंधित है और चंदों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो चंपावत में चंपावती नदी के तट पर स्थित थी और बाद में जो है ये अपनी राजधानी अल्मोड़ा को बनाते हैं और इसके साथ जो है नेपाल का भी जो है कुछ हिस्सा मिला हुआ होता है। ठीक है, तो चंदों की जो पहली राजधानी थी वो थी चंपावत और बाद में अल्मोड़ा जो है इनकी राजधानी बनती है। देवी सिंह या देवी चंद के समय देवी धुरी राजधानी बनाई जाती है। तो हमने चंदों की जो है 3 राजधानी देखी। पहला जो प्रारंभिक राजधानी थी वो चंपावत थी, फिर बाद में अल्मोड़ा और जब शासक बनता है देवी चंद तो उस समय जो है देवी धुरी इनकी राजधानी बनती है। चंदों के समय राजमहल को चौमहल कहा जाता था और जो चंद राजाओं की वंशावली जो है मानवोदय काव्य में दी गई है। यानी कि जो चंद वंशों के जो राजा होते हैं उनकी वंशावली यानी कि चंद वंश में जितने राजा हुए हैं उनके नाम आपको मानवोदय काव्य में देखने को मिलते हैं। आगे हम देखते हैं चंद शासक सोमचंद। ठीक है, अब हम पहले जो शासक हैं सोमचंद इसके बारे में देखते हैं। तो चंद वंश की स्थापना को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन अनुमानतः कत्यूरी शासक के अवसान पर ही चंद वंश की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों जो कुमाऊं की चंद वंश हैं वो कत्यूरियों के जो है प्रारंभ में समकालीन थे। ठीक है, तो सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना 1020 से 1025 ईस्वी के बीच में की होगी और स्वयं सोमचंद भगवान शिव के उपासक थे। 10वीं शताब्दी में लोहाघाट के आसपास सुई राज्य था जिस पर ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद्र 27 आदमियों को लेकर श्री बद्री नारायण की यात्रा पर आए हुए थे, जिसे काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने 12 बीघा जमीन दहेज में दी थी। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कराया और दहेज स्वरूप चंपावत की कोतवाली छावनी भेंट दी। तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको कि जो बद्रीदत्त पांडे हैं वे कहते हैं कि सोमचंद जो है 27 आदमियों के साथ बद्रिकाश्रम की यात्रा पर आए। काली कुमाऊं में उनकी भेंट होती है ब्रह्मदेव से। ठीक है, और ब्रह्मदेव जो है अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं सोमचंद से और उसे दहेज में जो है चंपावत कोतवाली छावनी दे देते हैं।
तो जो सोमचंद है, सोमचंद ने चंपावत में राजगुंगा किले का निर्माण करवाया और इस किले से सोमचंद ने चंदवंश की स्थापना की। सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था, जो प्रयाग के शासक चंदपाल फूर का राजवंश था, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। एटकिंसन, वाल्टन और बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का मूल निवास जो है प्रयाग के निकट झूसी बताया, जबकि इलियट के अनुसार चंदों का जो मूल निवास है वो झांसी था। आगे हम देखते हैं, तो सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए। ठीक है, कौन कौन से? तो कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, मूलतः नेपाल के थे, जिन्हें चौराल या चार आल कहते थे। तो ये क्या थे? कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ये 4 किलेदार जो है सोमचंद्र नियुक्त करता है। सोमचंद्र ने सर्वप्रथम दोनकोट या दोनकोड़ सोमचंद्र ने सर्वप्रथम दोनकोट के रावत राजा को परास्त किया था। सोमचंद्र ने मेहरा और फर्तियालों को मंत्री और सेनापति बनाया, जिसका मुख्य सेनापति कालू तड़ागी था। मेहरा लोग कोटगढ़ और फर्तिया लोग जो है डुंगरी में रहते थे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं दोस्तों, कि जो सोमचंद है, सोमचंद जो है 4 किलेदारों की नियुक्ति करता है, कार्की, बोरा, तगाड़ी और चौधरी। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता था? चराल या चार आल। साथ ही इन्होंने जो है मेहरा और फर्तिया नामक मंत्री और सेनापति की नियुक्ति की। ठीक है, और इनका जो मुख्य सेनापति था वो था आपका कालू तड़ागी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप जैसे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, तो सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति की तथा कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक सोमचंद को माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जो है अच्छे से नोट करें कि कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो है सोमचंद को माना जाता है। सोमचंद डोंडी के राजा को कर दिया करता था। साथ ही डोंडी के राजा मल्लवंशी थे, जिन्हें रौका राजा कहा जाता था। सोमचंद के समय जयदेव मल्ल टोटी या राय का राजा था और मल्ल वंश का प्रथम राजा वामदेव था, जिसकी राजधानी चंपा थी। वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर रखा था। सोमचंद का उत्तराधिकारी व दूसरा चंद शासक आत्मचंद कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र था, जिसने 20 वर्ष तक शासन किया। तीसरा चंद शासक पूर्णचंद्र ने 1086 ईस्वी से 1084 ईस्वी तक शासन किया। आगे हम देखते हैं इंद्रचंद और उसके उत्तराधिकारी। तो चौथा चंद शासक इंद्रचंद ने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए। एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद्र ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। तो इंद्रचंद्र ने जो है रेशमी वस्त्र बनाने का जो है कार्य प्रारंभ करते हैं। रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊं में झूठी खबरें फैलाने की प्रथा थी, जिसे पटरंगवाली कहा जाता था। इंद्रचंद्र राजा बड़ा घमंडी था, जो अपने को इंद्र के समान समझता था। इंद्रचंद्र का उत्तराधिकारी संसार चंद था, जिसके पश्चात चंद शासक क्रमशः सुधाचंद, हरिचंद और वीणाचंद बने। तो वीणाचंद कुमाऊं का विलासी राजा था, जिसको खस राजाओं ने पराजित किया था। वीरचंद्र ने खस राजाओं को हराकर पुनः राज्य पर कब्जा किया। अशोक चल के समय चंद शासक वीरचंद था, जिसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। वीरचंद्र का उत्तराधिकारी नरचंद लगभग 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। आगे हम देखते हैं टोटी का जो अशोक चल और क्राचल शासक। टोटी यानी नेपाल। ठीक है, तो गोपेश्वर त्रिशूललेख से ज्ञात होता है कि 1191 ईस्वी में यहाँ अशोक चल का आधिपत्य था। अशोक चल वैरात कुल का और नेपाल के दुल्लू का निवासी था। ठीक है, तो अशोक चल कहाँ का निवासी था? वैराग कुल का और नेपाल के दुल्लू का निवासी था। अशोक चल ने पुरुषोत्तम सिंह को सामंत राज्य नियुक्त किया था।
तो पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेख में अशोक चल को खस देश का राजाधिराज कहा गया है। चंपावत के बालेश्वर मंदिर में कराचल देव का 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ। कराचल देव के लेख में 10 मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं, जिसमें से 3 चंदवंशीय मांडलिकों का उल्लेख किया गया था। साथ ही मांडलिक ऐसे सामंत राजा होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन करते थे। और बास्ती ताम्रपत्र पिथौरागढ़ में मोहन थापा नामक मांडलिक का उल्लेख मिलता है, जिसका अधिपति शक्तिबम था, जो मूलतः नेपाल का निवासी था। ठीक है, तो ये हमने देखा टोंडी का अशोकचल और कराचल देव। साथ ही हमने इस क्लास में जो है चंद साम्राज्य का उदय देखा, सोमचंद को हमने देखा, साथ ही इंद्रचंद और उसके अधिकारियों को देखा। अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी थोहर चंद से संबंधित। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।